श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग पिछले कुछ वीडियो से नक्षत्रों की चर्चा कर रहे हैं और इन नक्षत्रों की चर्चा के अंतर्गत इस नक्षत्रों की श्रृंखला में कृतिका नक्षत्र से प्रत्येक नक्षत्र पर वीडियो बनाते हुए पिछले वीडियो में हमने आश्लेषा नक्षत्र पर अपनी बात बताई थी। आज का जो वीडियो है वह बहुत ही शक्तिशाली, जिसे द माइटी वन कहते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली नक्षत्र है, जो दहाड़ता है, जो गर्जना करता है, उस मघा नक्षत्र की बात करेंगे। मघा नक्षत्र एक स्त्री नक्षत्र है और यह नक्षत्र सिंह राशि के प्रारंभ बिंदु से प्रारंभ होता है और सिंह राशि में 13 अंश 20 कला तक इसका प्रसार है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 120 अंश से लेकर के 133 अंश और 20 मिनट तक इसका प्रसार राशि चक्र पर है। इस नक्षत्र का जो नामाक्षर कहा गया है वह है मा, मी, मू और मे। अर्थात इन नक्षत्रों में, अर्थात यदि मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म है तो व्यक्ति का नाम मां शब्द से रखा जाएगा। यदि व्यक्ति का जन्म मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में है तो उसका नाम मी शब्द से रखा जाएगा, मी अक्षर से रखा जाएगा। और यदि मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म किसी का हुआ है तो उसका नामाक्षर जो होगा वह मु अक्षर से होगा। और यदि किसी का जन्म मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है तो उसका नामाक्षर मे से होगा। तो यह नामाक्षर की एक प्रणाली है, प्रत्येक चरण के लिए एक नामाक्षर रख दिया गया है और यह वैदिक काल से है या नहीं है इस पर तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत प्रदान करते हैं, परंतु मुझे ऐसा समझ में आता है कि नामाक्षर रखने की जो यह प्रणाली है यह एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपना नक्षत्र का चरण याद कर सके, स्मरण में रखे, उसके लिए शायद यह विधि तैयार की गई। मघा नक्षत्र का जब हम नाम पर विचार करते हैं तो इस मघा शब्द पे जब विचार करेंगे तो यह एक स्त्री गुणधर्म वाला नक्षत्र है और मघा शब्द को देखें तो यह मघ शब्द से बना है और मघ, इस मघा शब्द का जो अर्थ है वह बल, ऐश्वर्य, विद्या, विज्ञान से समझा जाता है। इसे संस्कृत के शब्दकोशों में जब हमने देखा मघ शब्द का अर्थ तो हमको दिखा कि यह रिवार्ड के लिए बात कर रहा है, इनाम की बात करता है, गिफ्ट की बात करता है। तो एक प्रकार से मघा शब्द को आप गॉड का गिफ्ट कह सकते हैं, भगवान का उपहार कह सकते हैं। इसके ऊपर भी आगे के वीडियो के जब आगे के भाग में हम लोग चलेंगे तो इस बात पर और गहराई से चर्चा होगी। अभी इस नक्षत्र के जो इसेंशियल्स हैं, जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, वह समझ लेते हैं। तो देखिए, यह नक्षत्र एक उग्र संज्ञक नक्षत्र है। उग्रता का अर्थ यहाँ पर बोल्डनेस से है, व्यक्ति कितना बोल्ड है, मेधावी है, प्रभावी है। यहाँ पर उग्रता को इस प्रकार से समझा जाता है। सत रज तम के भेद से जब हम इस नक्षत्र को देखते हैं तो इस नक्षत्र की जो प्रकृति आती है वो तामसिक आती है। तामसिक का अर्थ अंधेरा के रूप में भी लिया जाता है, परंतु यहाँ पर अंधेरा के अर्थ में न लेकर तामसिक का अर्थ जो है वह जड़ता के रूप में है। जड़ता के रूप में कुछ इस प्रकार से मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वह तो जहां जिस जगह पर रख दिया गया है वो वहीं रह जाता है, वो हिल तो नहीं पाता है और वो वहीं से अपने भूख लगने पर अपने लिए आवाज देता है, प्यास लगने पर अपने लिए आवाज देता है। जब उसको कोई समस्या होती है तो वह अपने लिए, अपने परिजनों को आवाज देता है, पर वह स्वयं में तो नहीं हिल पाता है। यही जो उसकी जड़ता है, इसीलिए इस नक्षत्र को तामसिक प्रकृति का समझा गया है, ऐसा मुझे समझ में आता है। यह नक्षत्र अधोमुखी नक्षत्र कहा जाता है।
अधोमुखी नक्षत्र में देखिए ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी और तिर्यंगमुखी का जो संबंध है, तो जब मैं अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी को समझने का प्रयास करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि अधोमुखी का अर्थ यह है कि व्यक्ति की जो बुद्धि है वह आध्यात्मिक चेतना की तरफ न लग करके सांसारिक चेतना में लगी हुई है। सांसारिक बुद्धि का लक्षण इस नक्षत्र में दिखता है, अर्थात व्यक्ति संसार में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा, ऐसा भी समझ में आता है। मंदलोचन, लोचन के क्रम में जब इस नक्षत्र को देखते हैं तो इस नक्षत्र को अर्धलोचन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में काण शब्द की प्रयोग किया गया है, अर्थात जो एक आंख से देखता है। अब जो एक आंख से देखता है इसका अर्थ है कि वह सिर्फ अपना हित देखता है। यहां पर जो अर्धलोचन की बात है उसका अर्थ यह है कि यह व्यक्ति किसी भी काम में एक आंख से जो देख रहा है वह, उसका अर्थ है कि वह संकेत कर रहा है कि यह व्यक्ति अपना पक्ष ही देखता है, अपना पक्ष उसको दिखता है, वो दूसरे का पक्ष नहीं देखना चाहता है। इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वह अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बताया गया है। सिंहासन बहुत फेमस है इसका प्रतीक। पालकी, यह भी बड़ा फेमस है। इस पालकी पर मैं आगे बहुत गहरी परिचर्चा आपके समक्ष करूंगा। साथ ही साथ इस नक्षत्र का एक प्रतीक जो कि मैंने देखा कि इस पर कोई भी विद्वान चर्चा नहीं करते हैं, परंतु ऐसा है, और उसका भी मैं एनालॉजी आपके समक्ष प्रकट करूंगा, और वह प्रतीक कहा जाता है भात की ढेरी। भात की ढेरी का क्या अर्थ है? तो अब आप कहेंगे भाई ये भात की ढेरी कहां से बोल रहे हैं, तो मैं आपके समक्ष पुस्तक भी प्रस्तुत कर दे रहा हूं। आपके समक्ष यह पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है ज्योतिष रत्नमाला, जो कि पंडित श्री सीताराम झा जी के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में पेज नंबर 66 पर दिया गया है भक्त समूह। भक्त समूह का अर्थ है कि भात की ढेरी के रूप में कहा गया है। आप जो चावल खाते हैं उस चावल को पकाया जाता है, पकने के बाद जो चावल पका हुआ चावल है उसका ढेरी के रूप में इसको यह ग्रंथकार देख रहे हैं। मैं इन सभी विद्वानों को पूर्ण रूप में आदर देते हुए यह कहना चाहूंगा कि हाँ, पालकी इसका प्रतीक है, राज सिंहासन भी इसका प्रतीक है, भात की ढेरी भी इसका प्रतीक है। और यह किस प्रकार से है तो इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जब हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो इसका योनि स्वरूप जो आता है वह चूहा के रूप में कहा गया है। चूहा भगवान गणेश की सवारी है। चूहा लालसा का प्रतीक होता है। इस चूहा को कितना भी खिला दो इसकी लालसा समाप्त नहीं होती है। यह संकेत मघा नक्षत्र के लिए भी आता है कि मघा नक्षत्र के लोगों के व्यक्तित्व के लोगों में लालसा बहुत भरी होती है, संसार को प्राप्त करने की लालसा। और यदि आप मघा नक्षत्र के हैं तो फिर आपको उन नक्षत्र के लोगों से विवाह नहीं करना चाहिए जिनके नक्षत्र का स्वरूप बिल्ली के समान बताया गया है। जैसे कि पिछले नक्षत्र में हम लोगों ने आश्लेषा नक्षत्र में उसका योनि स्वरूप बिल्ली पढ़ा था। तो आश्लेषा और मघा इन दोनों नक्षत्रों के लोगों को आपस में विवाह करने से थोड़ा विचार 2 बार 3 बार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इस नक्षत्र का जो गण है वह है राक्षस, और राक्षस गण के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि जिन लोगों का नक्षत्र का गण राक्षस है, इसका अर्थ है कि ऐसे लोगों को दया की भावना रखनी चाहिए, लोगों पर दया दिखानी चाहिए। यदि ये नक्षत्र के लोग दया दिखाने लगते हैं, लोगों पर दया करने लगते हैं, तो इन लोगों का कल्याण होता है। ये दया करके दूसरे लोगों को पर दया दिखाते हैं और कल्याण इनका हो जाता है। तो देखिए गण के स्वरूप से कितनी अच्छी रेमेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई, आज के वीडियो में बता रहा हूं। यदि आपका कोई भी नक्षत्र है, अगर उसमें गण आपका राक्षस गण आ रहा है तो आप थोड़ा दया दिखाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने काम स्वतः से बनना शुरू हो जाएंगे।
वृक्ष के रूप में बरगद का पेड़ कहा गया है। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा, बहुत विशाल होता है और सबको छाया देता है। तो मघा नक्षत्र के लोगों में एक विशेष बात है कि यह बड़े बलशाली, बड़े मेधावान होते हैं और सबको शरण देने में सक्षम होते हैं। इस नक्षत्र के जो देवता हैं, वैदिक डायटी, वह है पितृ देवता। पितृ देवता कौन है भाई? तो यह मानवता की रक्षा करने वाले देवता है। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि पितृ भी भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में अंतिम के चरण में एक श्लोक आता है, ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातव जंगमा जंगम चेदम जगन नारायण उद्भवम। अर्थात ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत, धातु, संपूर्ण चराचर जगत नारायण से ही उत्पन्न हुए। तो पितृ देवता है और इन देवताओं के आशीर्वाद से ही हमें यह शरीर मिलता है। पितृ देवता ही हमें अपने कुल में शरण देते हैं। यह बात बहुत ही गहरी है और वैदिक विज्ञान को जो गहरे से समझेंगे वही इसका रहस्य जान पाएंगे। यह नक्षत्र उग्र नक्षत्र होने के बाद भी जहां पर आपको सांसारिक उपलब्धि का कार्य करना है उसमें यह शुभ नक्षत्र कहा गया है। इसमें अशुभता की बात नहीं है, जबकि यह उग्र नक्षत्र है। यह भी बात समझने की है कि यह उग्र नक्षत्र है परंतु शुभ नक्षत्र भी है। परंतु जब भी किसी कार्य को करें तो यह याद रखें कि इस नक्षत्र के प्रथम चरण को अवॉइड करें। आप इसके प्रथम चरण में कोई कार्य करने से स्वयं को बचाएं। कोई भी शुभ कार्य करना है तो प्रथम चरण से बचने का प्रयास करें और अंतिम चरण में अवश्य करें। अंतिम चरण बड़ा ही फलदायी है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं और इस नक्षत्र का अंतिम चरण बहुत विशेष फलदायी है। इस पर भी बात होगी। यदि कार्तिक महीना चल रहा है और उसमें मघा नक्षत्र लगा हुआ है तो आप कोई शुभ कार्य अगर करना चाह रहे हैं तो उस कार्य को भी न करें। एक दिन कोई और दूसरा मुहूर्त देख लें, क्योंकि इस दिन मघा नक्षत्र में, कार्तिक महीने में मघा नक्षत्र लग जाए तो यह शून्य नक्षत्र होता है, यानी कि फल नहीं मिलता है। और रविवार का दिन हो और मघा नक्षत्र लग जाए तो भी प्रयास करना चाहिए कि मघा नक्षत्र व्यतीत हो जाए फिर कोई शुभ कार्य करें। रविवार के दिन में मघा नक्षत्र को से स्वयं को बचाना चाहिए। गंडमूल के संदर्भ से जब देखा जाता है तो यह एक गंड नक्षत्र है। गंड का अर्थ संधि से है और ये जोडियक के 2 बड़े बड़े जंक्चर हैं, संधि स्थान है। तो इसका जो प्रथम चरण है, इस नक्षत्र का जो प्रथम चरण है, यदि इसमें कोई बच्चे का जन्म हो जाए तो ऐसा समझा गया है कि वह उस बच्चे के जन्म से पिता को कुछ कष्ट हो सकता है। द्वितीय चरण में जन्म हो तो माता को कोई कष्ट हो सकता है। तृतीय चरण में जन्म हो तो व्यक्ति के घर में धन की हानि हो सकती है और चतुर्थ चरण में जन्म हो जाए तो धन का लाभ होता है। तो इसका चतुर्थ चरण बड़ा ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा गंड के बारे में यह भी बात बताई गई है कि यदि मघा नक्षत्र लगा हो और उसी समय अभिजीत मुहूर्त भी चल रहा हो तो गंड का दोष नहीं होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष विद्या बहुत विशाल विद्या है। आप एक आदमी की पूरी लाइफ समाप्त हो जाएगी, पूरी ज्योतिष नहीं पढ़ पाएगा। और इसमें जितना नियम है उसके साथ साथ उसके एक्सेप्शंस दिए रहते हैं। इन एक्सेप्शंस को भी जानना बड़ा विशेष महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैंने आपको गंड के सामने जो उसका एक्सेप्शन है वो भी बता दिया कि यदि अभिजीत मुहूर्त रहे तो गंड का प्रभाव निष्फल हो जाता है। काल पुरुष की कुंडली में यदि आप इस नक्षत्र को देखेंगे तो यह नक्षत्र काल पुरुष के गले को दर्शाता है। यह जो गला है यह काल पुरुष का गला है। मघा नक्षत्र काल पुरुष का गला है। तो काल पुरुष का गला है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, मघा नक्षत्र जो है वह मेघों का प्रदर्शन कर रहा है और यह मेघ ही तो गरजते हैं। और काल पुरुष, हम क्या कल्पना कर रहे हैं कि यह ईश्वर जो है हमारे,
परमपिता परमेश्वर समस्त जगत में जो व्याप्त हैं, उनके दर्शन के लिए ही हमने अलग अलग नक्षत्रों के माध्यम से उनके स्वरूप का दर्शन करते हैं। हमने बताया था कि ज्योतिष विद्या के माध्यम से हम ईश्वर का दर्शन करते हैं, और जब हम ईश्वर का दर्शन करते हैं तो ईश्वर के रूप में, ईश्वर के स्वरूप में मघा नक्षत्र का खंड ईश्वर के गले के रूप में हम देखते हैं। तो अब मैं आपको एक सूत्र देता हूं। किसी भी व्यक्ति की आप कुंडली देखिए, और हमारे गुरु जी कहा करते थे कि यदि द्वितीय भाव में जल तत्व की राशि हो और केतु भी बैठा हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, द्वितीय भाव का अधिपति भी अच्छी स्थिति में ना हो, लग्नेश भी अच्छी स्थिति में ना हो, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे कई बार नहीं बोलते हैं या विलंब से बोलते हैं, देर से बोलते हैं। परंतु अब यह योग हो गया, और इसी के साथ साथ यदि आपने देखा कि मघा नक्षत्र में अच्छी स्थिति है तो व्यक्ति बोलेगा। ये बात एक्सेप्शन की हो गई। तो एस्ट्रोलॉजी में ढेर सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आप जितने ढेर सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को जानेंगे, नक्षत्रों का स्कूल ऑफ थॉट, राशियों का स्कूल ऑफ थॉट, भाव का स्कूल ऑफ थॉट, डिविजनल चार्ट का स्कूल ऑफ थॉट्स, और भी ढेर सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अगर आप उन सभी को जितना अच्छे से जानेंगे तो आप उसके एक्सेप्शंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि मघा नक्षत्र से काल पुरुष के अंग पर गले की अभिव्यक्ति समझी जाती है। इस नक्षत्र का जो कारकत्व है वह है कृषि, व्यापार, पशुपालन, युद्ध सामग्री और गाना बजाने वाले। जो लोग गाना, भाई गले की बात हो गई तो गाना बजाने वाले, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट एजेंट और बिल्डर्स, बड़े बड़े व्यापारी, यह सब मघा नक्षत्र के अंतर्गत समझे जाते हैं। मघा नक्षत्र के लोगों का जब हम व्यक्तित्व की विचार करते हैं तो कई लोग, ऐसे लोग बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, नेता होते हैं, क्रोध करने वाले होते हैं, प्रभावी वक्ता होते हैं, धनवान होते हैं, सांसारिक सफलता को अर्जित करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, बड़े उद्यमी होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, भोगी होते हैं, हर प्रकार का सुख भोगते हैं और स्वार्थी भी होते हैं। समाज में निरंतर उन्नति करने के लिए तत्पर रहते हैं। कई बार ये लोग अपने ही घर की स्त्रियों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पास बहुत लालसा होती है, बहुत कुछ पाने की लालसा होती है, और उस लालसा के लिए वह त्याग और समर्पण से भी युक्त होते हैं। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि जन्म है तो ऐसा भी समझा गया कि व्यक्ति पुत्रहीन हो सकता है, परंतु द्वितीय चरण में पुत्रवान होगा, तृतीय चरण में रोगी होगा और चतुर्थ चरण में विद्वान होगा। एक अन्य मत से ऐसा भी विचार आया है। यदि आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, सूर्य, लग्न का अधिपति या लग्न स्वयं में मघा नक्षत्र में पड़ जाए तो ऐसे लोग बड़े प्रभावशाली होंगे। वह अपने बड़ी फोर्सिंग को यूज करते हैं। आप ऐसा समझिए कि 4-5 लोगों का ग्रुप था, बैठा हुआ था, बातचीत चल रही थी, और उसमें अचानक से कोई मघा वाला आ जाए तो पूरे ग्रुप को एक दिशा दे देता है। इस प्रकार से मघा वाले का व्यक्तित्व बड़ा ही उज्जवल होता है, बड़ा ही प्रभावशाली होता है। ऐसे लोग अपनी परंपरा, अपने संस्कार, अपने संस्कृति, अपने परिवार, अपने पूर्वजों के प्रति बड़ी अच्छी भावना रखते हैं और उनके प्रति अपने मन में गर्व की भावना भी रखते हैं। यदि मघा नक्षत्र में शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो यह समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को माता पिता और पैतृक संपत्ति के मामले में बड़ा लाभ मिलता है, और यदि 2 भाइयों का मुकदमा हो तो जो व्यक्ति मघा नक्षत्र के अच्छे प्रभाव में रहेगा उसको पैतृक संपत्ति मिल जाती है। परंतु यदि मघा नक्षत्र पर जन्म के समय पाप ग्रहों का वेद हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रह उसको देख रहे हो, पाप ग्रह अगर मघा नक्षत्र को पीड़ित कर रहे हो तो यह गला कम काम कर सकता है। इस गले की कोई समस्या व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। अगर आपका बैकग्राउंड गांव देहात से है तो आपने ये कहावत सुनी होगी, मघा माघ बरसे बिना निर्धन होए किसान। अर्थात मघा नक्षत्र में जब सूर्य आता है, सूर्य मघा नक्षत्र में कब आता है तो वह आता है 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त से लेकर के करीब 28 अगस्त तक
लगभग लगभग रहेगा, उतने दिनों में सूर्य मघा नक्षत्र में है। इसके अलावा माघ का महीना भी होता है, तो माघ के महीने में और जब सूर्य मघा नक्षत्र में होता है इस समय, इन दोनों कालखंड में यदि बारिश नहीं होगी तो फिर खेती सूख जाती है। इसीलिए मघा नक्षत्र प्रॉस्परस भी बनाता है। आपको बताना चाहता हूं कि आद्रा नक्षत्र में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो हमारे देश में मानसून का आगमन होता है। अर्थात आद्रा नक्षत्र में मेघ अपने उदर में, अपने पेट में जो जल भर कर लाते हैं, जितनी शक्ति उनके पास रहती है, उसका प्रदर्शन जब वह सूर्य के मघा नक्षत्र में प्रवेश करने पर करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी आती है, संपन्नता आती है, कृषक खुशहाल हो जाते हैं। और मघा नक्षत्र में जब सूर्य आए और उस समय जब बादल गरजते हैं तो वह बहुत शुभता का संकेत है। इसके बारे में जो मेरा मेटाफोर है वह भी मैं आपको समझाऊंगा, जो मैंने एनालॉजी बना रखी है वह भी आपको समझाऊंगा। मघा नक्षत्र के देवता पितृ देवता हैं और हमें पितृ देवता के संकेत को समझना चाहिए। पितृ देवता से हमें जो संकेत मिलते हैं वह मघा नक्षत्र के बारे में विशेष रूप से बताते हैं। दशानाथ प्रत्येक दशा प्रणाली में बदल जाते हैं, इसलिए जो महादशा आप प्रयोग कर रहे हैं उस संदर्भ में दशानाथ की बात समझी जाएगी। अब देखिए, पिछले कृतिका नक्षत्र से लेकर के अश्विनी नक्षत्र तक मैंने आपको एक जीवन चक्र की व्याख्या की थी और वह जीवन चक्र अभी भी चल रहा है और वो जीवन चक्र मैं पूरा आपको बताऊंगा। मैं उसी क्रम में आपको बताता चल रहा हूं। प्रत्येक नक्षत्र का अपना एक क्रम है और वैदिक काल में देखिए, यह विज्ञान जो है ज्योतिष विज्ञान तो वैदिक काल का है। तो जब आप ज्योतिष विद्या को पढ़ते हैं तो आपको अपनी थॉट प्रोसेस को भी वैदिक काल में लेके जाना चाहिए और जब उसके हिसाब से जब आप चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो जो मेरी अपनी समझ है, जो मैंने आपको यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के अनुरूप बताने का प्रयास किया और जो मैंने इसके सभी नक्षत्रों में जो मेटाफोर है, जो रूपक है, जो छुपी हुई बातें हैं, जो स्पष्ट न बता करके लक्ष्यार्थ के संकेत से बताई गई हैं, मैंने आपको बताया कि जो भी संस्कृत के ग्रंथ हैं, जो भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं, इनमें शब्दार्थ, भावार्थ और लक्ष्यार्थ का 3 श्रेणी होती है। आप किसी चीज को जब समझने चलते हैं तो आपने उसका शब्द का अर्थ समझा, आपने उसके भाव समझे या आपने उसके लक्ष्य को समझा। यह 3 विशेष बात होती है। तो मैंने आपको बताया कि यह जब भी नक्षत्रों को पढ़ें तो आप इतनी गहराई से जब आप पढ़ेंगे तो आप इसके और बेसिक रूट्स को जान पाएंगे। और उसी क्रम में पहला हम बात करते हैं, हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि इसका प्रतीक क्या है। पालकी है, सिंहासन है, भात की ढेरी है, यह एक सकरा सा मकान जो पतला साला, लोगों ने कहा कि भाई बहुत ही पतला सा साला टाइप का, लोग बताते हैं शाला का अर्थ घर से होता है। तो यह किस प्रकार से इसका अर्थ लिया जाए, तो मैं आपको एक एक चीज का एक्सप्लेन करता हूं जो मेरी समझ में, जो मेरे बुद्धि से आया। पहली बात, जो भात की ढेरी कह रहे हैं पंडित श्री सीताराम झा जी, मैं इनके पक्ष को आपके समक्ष बता देना चाहता हूं कि देखिए, भात की ढेरी से हम पितरों को तर्पण करते हैं। जब पिंड दान करते हैं तो वहां पर भात की ढेरी का संकेत आता है। वहां पर जब पिंड दान करते हैं तो भात की ढेरी का प्रयोग होता है। और मघा नक्षत्र के कारण ही हमें माता पिता मिलते हैं, पूर्वज मिलते हैं, क्योंकि एक बच्चा जिस परिवार में जन्म पाता है वह उस परिवार से जुड़ जाता है। तो किसी भी परिवार में जो बच्चा जन्म ले रहा है वह उस परिवार के पितरों के आशीर्वाद के फलस्वरूप जन्म
पाता है। तो इसलिए इस नक्षत्र के जो देवता पितृ देवता हैं, वह अपना जब आशीर्वाद देते हैं तब कोई बालक जन्म लेता है। इसलिए यह भात की ढेरी बिल्कुल सटीक साबित होती है। और यह परंपरा के ज्योतिषी हैं, ये चलते हुए ट्रेन के सफर करते हुए किसी मैगजीन को पढ़ करके ज्योतिषी नहीं बने हैं। इसलिए मैं इनकी इस पुस्तक का आदर करता हूं और इस पुस्तक का सम्मान करता हूं। दूसरा, जब बात आती है पालकी की, तो देखिए पालकी सुनते ही लोग अलग अलग विचार बनाते हैं, क्योंकि जब जिस समय पढ़ना शुरू करेंगे उस समय जो दिखेगा वही बताएंगे लोग। परंतु यहां पर जो पालकी का अर्थ है वह जब मैं अपना मेटाफोर क्लियर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पालकी जो है वह छोटे बच्चे के पालने का है। यह जो पालकी है, छोटे बच्चे को हम गोदी में रखते हैं, छोटे बच्चे को हम पालकी में रखते हैं, उसके लिए भी हम एक पालना लेके आते हैं, पालते हैं। पालकी मतलब क्या? जिसमें पाला जाए। कोई पलता है जहां पर वह पालकी है। कोई छोटा बच्चा एक छोटी सी पालकी में जब सोता है तो वहां पर वह पलता है। यह बात गहराई से समझने की है। तो हमने ऐसा क्यों कहा? तो हमने इसलिए कहा क्योंकि हमने आपको बताया था कि आश्लेषा नक्षत्र में बच्चा मां के गर्भ से बाहर के संसार में प्रकट हुआ, वह मां के शरीर से पृथक हुआ। आश्लेषा नक्षत्र पृथकताकारी नक्षत्र इसीलिए कहा जाता है कि वह मां से बेटे को पृथक करता है। तो अब यह बच्चा जब संसार में प्रकट हुआ तो वह पहला कार्य क्या करता है? यह बच्चा जब पैदा होता है, हमने इस बच्चे का नाम रखा है आत्माराम। हमने समझने के दृष्टिकोण से, आपको समझाने के दृष्टिकोण से पिछले वीडियो में भी इनका नाम रखा था, इस बच्चे को समझने के लिए एक नाम रखा था आत्माराम। तो यह जो आत्माराम है, यह जब पैदा हुए तो पहला बच्चा क्या करता है? रोता है। और रोता कहां से है? गले से रोता है। और जब रोता है तो सब लोग पहुंच जाते हैं। कोई 80 साल का बुजुर्ग है, उसकी भी उत्सुकता होती है। कोई 2 साल 3 साल का बच्चा है, उसकी भी उत्सुकता होती है। जैसे ही यह आत्माराम प्रकट हुए और उन्होंने रोना शुरू किया, उन्होंने दहाड़ा। वह जब दहाड़ते हैं, वह जब गर्जना करते हैं, तो फिर सब लोग जानने आ जाते हैं, भाई ये कौन आया। जो मैंने अभी आपको आर्द्रा नक्षत्र की भी बात कही कि आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य अपने शक्ति से मेघों को भेजता है, और आर्द्रा नक्षत्र में जब सूर्य पहुंचता है तो सूर्य के इस शक्ति से पूरे भारत भूमि पर मानसून का एक चक्र चलता है। तो वह आर्द्रा नक्षत्र में जितना भी बादल लेके आए थे, आर्द्रा नक्षत्र में जितना भी बादल लेके आए थे, जो भी शक्ति समेटे हुए थे, वह सारी शक्ति का प्रयोग जब सूर्य मघा नक्षत्र में जाता है तब भी करता है, और गर्जना करता है, बारिश करता है, और कृषि को बढ़ाता है, कृषकों को धन संपदा देता है। ठीक उसी प्रकार से जब मघा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र के प्रभाव से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, पितृ देवता के आशीर्वाद से जब बच्चा पैदा हुआ, तो वह आर्द्रा नक्षत्र में जो उसको 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, यह जो मिले थे, इनकी जो शक्ति मिली थी, इस शक्ति के माध्यम से ही वह गरजता है। वह एक टेस्टिंग होती है। वह जब रोता है तो वह अपनी शक्ति से अपनी आवाज निकालता है, और जब यह आवाज निकालता है तो दहाड़ता है, और उसकी यह गरजने की शक्ति आर्द्रा नक्षत्र में
से ही आ रही है, यह भी समझना पड़ेगा। इसलिए हमें यह समझना है कि मघा नक्षत्र में अब यह बच्चा जो पैदा हुआ है उसके लिए हमें पालकी की जरूरत है, पालने की जरूरत है। हम एक पालकी उसके लिए लाएंगे और उस पालकी का संबंध, उस पालकी के लिए ही वैदिक नक्षत्रों की प्रणाली में इसका जो प्रतीक बताया गया वह पालकी के रूप में रखा गया कि अब बच्चा पलेगा, बच्चा यहां पर पलना शुरू हो गया। इस नक्षत्र का एक गुण तामसिक गुण है। तामसिक का अर्थ अंधकार से लिया जाता है, परंतु तामसिक का एक अर्थ जड़ता से भी लिया जाता है। अब बच्चा जो पैदा हुआ वह दहाड़ता तो है, परंतु वह इसके आगे कुछ नहीं करता है। वह जड़ पड़ा हुआ है। वह जब उसको भूख लगेगी तब चिल्लाएगा, प्यास लगेगी तो चिल्लाएगा, और जब उसे कोई समस्या होगी, परेशानी होगी, तब वह बोलेगा, और जब उसको सब प्रकार का सुख मिला है तो चुपचाप शांति से पड़ा हुआ है। इसलिए यह ग्रह को तामसिक प्रकृति का समझा गया। पूर्वजों की जो आशीर्वाद है उनके आधार पर ही कोई बच्चा घर में पैदा होता है। यह वैदिक जीवन शैली, वैदिक थॉट प्रोसेस है, और उनके आशीर्वाद से जब बच्चा पैदा होता है तो उस पैदा हुए बच्चे को अब यहां पर एक मां मिलती है, एक रिश्ता उसे मिला, एक पिता मिलता है, एक पूरा परिवार मिलता है, एक लेगेसी मिलती है, और वह बच्चा इस परिवार के लोगों के साथ जुड़ करके इनके साथ गहरा संबंध स्थापित करता है और परिवार की दी गई संस्कार को वह ग्रहण करता है। प्रत्येक परिवार में एक संस्कार दिया जाता है, उस संस्कार को वह बच्चा ग्रहण करता है। तो जरा माघ शुक्ल पंचमी को याद करिए। देखिए, इन नक्षत्रों को समझने का एक बहुत बड़ा सूत्र आपको देता हूं कि हमारे यहाँ के जो त्योहार है, जो पूर्णिमा है, उनके माध्यम से भी आप इन नक्षत्रों को समझने का प्रयास करें। तो माघ महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी को हम बसंत पंचमी कहते हैं, और बसंत पंचमी को हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं। हम संस्कार ही तो देते हैं। इस मघा नक्षत्र के अंतर्गत कितनी गहरी बात हो रही है। इस पालकी में लेटे हुए बच्चे को जैसे जैसे बड़ा होगा तो हम क्या देंगे? संस्कार देंगे, और जैसा जैसा हम संस्कार देंगे वैसा वैसा यह बढ़ता चला जाएगा। यह भी वैदिक काल के दृष्टा मुनियों ने देख समझ करके ही इस नक्षत्र की व्याख्या इसी प्रकार से की, उसकी आकृति में संकल्पना भी इसी प्रकार से की। तो भात की ढेरी पितरों को पिंडदान से संबंधित हो गया, और पालकी का अर्थ है कि बच्चे के पालन की बात हो रही है। ज्योतिष विषय के अंतर्गत तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि काल समेत जन्म होता है। जैसा जैसा काल बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, समय की घड़ी चलती रहती है, और वो स्वयं के काल पुरुष का जो रूप है, काल पुरुष के रूप के हिसाब से जो जो अंग प्रकट हो रहे होते हैं, उस अंग के हिसाब से वैसी वैसी आत्माएं जन्म लेती हैं। उसी का प्रभाव कुंडली में हम देखने को पाते हैं। तो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं आप, तो आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि यह जो समय रूपी भगवान है वह अपना प्रकटन जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से आत्माएं जन्म लेती हैं। इसका बहुत अच्छा विवरण आपको, जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसका बहुत अच्छा विवरण आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र में मिल जाएगा। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे बच्चे की प्रकृति, अलग अलग प्रकृति के बच्चे पैदा होते हैं। यह विशेष बात है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आज आपके समक्ष मघा नक्षत्र पर जो प्रस्तुति दी यह आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो में अपने कुछ कमेंट लिख सकते हैं। आपके कमेंट को पढ़ करके मैं यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरा वीडियो देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।